नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनिया सिंह से। डॉक्टर सोनिया सिंह से आज हम फीमेल फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी और उससे जुड़ी अन्य विषयों पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सोनिया सिंह से। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैम, क्योंकि आज हम फीमेल इनफर्टिलिटी पर बात कर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि फीमेल इनफर्टिलिटी है क्या? फीमेल इनफर्टिलिटी या महिला बांझपन एक वो बीमारी है जिसमें महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। अगर शादी के 1 साल बाद तक भी साथ में रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ और किसी भी तरह का कंट्रासेप्शन वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह का गर्भ निरोधक ना यूज़ करते हुए भी अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो इसे फीमेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और यदि महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और शादी के 6 महीने बाद तक वो कंसीव ना कर पाए तो इसे भी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। जी मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि फीमेल इनफर्टिलिटी के कोई अर्ली सिम्टम्स, कोई प्रारंभिक लक्षण होते हैं? देखिए, इनफर्टिलिटी के एज सच कोई प्रारंभिक लक्षण तो नहीं होते। इनफर्टिलिटी मीन्स अनेबल टू कंसीव, कि गर्भधारण ना हो पाना। वो तो शादी के बाद ही पता चल पाएगा। अगर रेगुलरली 7 महीने के बाद नहीं बच्चा ठहर पा रहा है तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन कुछ लक्षण जैसे माहवारी का नियमित तौर पर ना होना, बहुत लंबे अंतराल पे होना, मासिक धर्म अनियमित होना या बहुत ज़्यादा मासिक धर्म के दौरान पेन होना, लगातार पेड़ों में दर्द के बने रहना, ये सब कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आगे चलकर इनफर्टिलिटी में बदल सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आगे हमें प्रॉब्लम। ये कुछ लक्षण हैं जो इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ होते हैं तो उनकी वजह से ये शुरू से रहते हैं और आगे चल के ऐसी फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं? फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण जैसे हमारा जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसके कुछ अंग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे ओवरीज, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स एंड वजाइना। तो इनफर्टिलिटी में इन्हीं सबसे कारण बनते हैं और मुख्य कारण, सबसे मेन कारण जो है वो अंडेदानी में अंडे का ना बनना है। ओवरीज से ओवुलेशन ना होना मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, उसमें जाली पड़ी हो सकती है या वो डैमेज हो सकती है। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब सही से बने भी नहीं होते। जैसे यूट्रस, जहाँ पे बच्चे को रहना है 9 महीना, वो यूट्रस में कई बार रुकावट हो सकती हैं, यूट्रस के अंदर जाली पड़ी हो सकती है या कुछ गांठें ऐसी बन जाती हैं जिससे फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। जी, ये तो आपने बताया कि हमारी बॉडी से रिलेटेड रीजंस हैं। क्या कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जो हमारे खाने पीने से रिलेटेड हो? आजकल जैसे खान पान में बहुत बदलाव आ गया है। बैलेंस डाइट न लेके अधिकतर फीमेल्स मेल्स जो भी हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन थोड़ा जंक फूड की तरफ जा रही है। तो अनहेल्दी डाइट से इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण है। और इसी तरह से आजकल हर कोई एक टेंशन फुल लाइफ जी रहा है, मतलब कि रिलैक्स्ड वे में न रहना भी एक मुख्य कारण है। क्योंकि जो हमारा पूरा सिस्टम है, पूरा हमारा बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो ओवरीज पे वर्क करते हैं। ओवरीज के हार्मोन यूट्रस पे वर्क करते हैं, तभी हमारी प्रेगनेंसी हो पाती है। लेकिन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी डाइट, इन सब से वो हार्मोन्स उस लेवल पे नहीं सिक्रीट हो पाते कि प्रॉपर फंक्शन हो सके। और इसी में हमें वर्क प्लेस की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है, पर्सनल टेंशन है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से नींद भी नहीं ले पाते और सही से रिलैक्स होके ना सोना भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है इनफर्टिलिटी का। जी, मतलब आज हम जो देखते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत इंक्रीमेंट हमें दिखते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज होना एक बड़ा कारण है। हाँ जी, टाइम से हम खाना नहीं ले रहे हैं, हमारी लाइफ रिलैक्स नहीं कर रहे हैं सही समय पर, तो ये सारे कारण हैं इसके। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल PCOS और PCOD जैसी समस्याओं पर भी बहुत बात हो रही है, ये समस्याएं सामने आ रही हैं, तो आप बताइए ये क्या है, इस विषय पर भी हमें कुछ बताइए।
पीसीओडी एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स की कॉमन प्रॉब्लम है। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें जो हमारी जो ओवरीज होती हैं उसमें एक नॉर्मल फीमेल में हर महीने एक ओवर डेवलप होता है, एक ही ओवुलेट होता है एंड देन प्रेगनेंसी हो जाती है। इस तरह की फीमेल्स में एक साथ 10-12 फॉलिकल्स डेवलप होने शुरू होते हैं और एक मैच्योर फॉलिकल नहीं बन पाता। प्लस इसमें ओवरी का वॉल्यूम भी बढ़ा होता है। ओवरीज नॉर्मल फीमेल की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती हैं और मेल हार्मोन्स का सिक्रीशन ऐसी फीमेल्स में ज़्यादा होता है। जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो एक अच्छा ओवर नहीं डेवलप होने देते हैं। उसके परिणाम स्वरूप ऐसी फीमेल्स ओबीज होती हैं, उनका वेट बढ़ा हुआ होता है, प्लस फेशियल हेयर्स ज़्यादा होते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, उनका मासिक धर्म अनियमित रहता है और ये एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। एंड पीसीओडी दिस इज पीसीओडी एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो मेल हार्मोन्स एंड बाकी चीज़ें होती हैं बॉडी के हमारे एंडोक्राइन मैकेनिज्म को अफेक्ट करती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में और भी समस्याएं आती हैं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो हमारी डेली की लाइफ, हमारी दैनिक जीवनचर्या है, उसमें फीमेल इनफर्टिलिटी कैसे प्रभावित करती है एक लेडी को? दैनिक दिनचर्या जैसे पहले का अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हर कोई बड़े रिलैक्स वे में रहते थे, अच्छा खान पान था। आजकल जो खेतों में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होता है, प्लस मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाने के लिए एनिमल्स को अलग अलग तरह के इंजेक्शन, अलग अलग तरह की उनकी डाइट दी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं फिर हम उन चीज़ों को इंजेस्ट कर रहे हैं। भले ही हम वो हेल्दी फूड मान रहे हैं बट वो हेल्दी नहीं है। प्लस जो जंक फूड की तरफ कहना चाहिए आज का जो भी युवा वर्ग है वो उससे प्रभावित है, इंजेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें प्लस जो टेंशन फुल लाइफ आज की हो गई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है फर्टिलिटी को। जी, आपने बताया जैसे अभी कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ा रीज़न है इसके लिए, तो हम ऐसा कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ऐसे कौन से चेंज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल में कि हम इसे थोड़ा सा कम कर सकें इस प्रॉब्लम को? जैसे बचपन में एकदम जब हम छोटे होते हैं तभी एक पोएम याद कराई जाती है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, अच्छे से नींद लें, हेल्दी डाइट लें, नियमित तौर पे एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो इन सब समस्याओं से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। प्लस स्मोकिंग, अल्कोहल, किसी भी तरह के एडिक्शन को बचाना चाहिए। जी, एक कॉमन सी चीज़ है जो हमेशा कही जाती है कि जब ज़्यादा उम्र में शादी होती है, बहुत ज़्यादा एज में शादी होती है, तो फीमेल इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब एक फीमेल बेबी बॉर्न होती है उसी समय उसकी ओवरीज होती हैं एंड ओवरीज में सारे फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। मतलब एट बर्थ जब कोई भी न्यूबॉर्न बेबी आता है तो उसकी ओवरीज में सारे फॉलिकल्स हैं। अराउंड वो 1 to 2 मिलियन, लगभग 10 लाख के करीब फॉलिकल्स दोनों ओवरीज में होते हैं। फिर वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जाते हैं। उसके बाद जब वो प्यूबर्टी एज ग्रुप में आते हैं, मीन्स 11 to 13 ईयर्स में, तो अराउंड 3 लाख फॉलिकल्स बचते हैं, बाकी डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे घटते जाते हैं एंड पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन जो होता है अप टू 45 ईयर्स का, 15 to 45, उसमें अराउंड 500 फॉलिकल ही यूटिलाइज होते हैं एंड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल यूज़ होता है जिससे ओवा बनता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे फॉलिकल्स का लेवल कम होता जाता है। प्लस चूँकि सारे फॉलिकल्स एट बर्थ थे, तो जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, जो भी हानिकारक चीज़ें हैं, किसी भी तरह का रेडिएशन या किसी भी तरह के उस बैड एक्सपोजर का फ़र्क हमारे ओवरीज पे पड़ता है। तो कई बार फिर इसीलिए 35 के बाद या आफ्टर 30 और 35 के बाद जो बेबी बॉर्न भी होते हैं, अगर कंसीव भी कर जाते हैं, तो उनमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के रिस्क बढ़ जाते हैं। अच्छा, ओके मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम अक्सर देखते हैं लड़कियों को उनकी बॉडी बहुत कम डेवलप हुई रहती है, पतली होती हैं, तो जो क्या कम विकसित शरीर होता है वो फीमेल इनफर्टिलिटी की एक पहचान हो सकती है? हाँ, ये एक पहचान हो सकती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का जो एक BMI सेट होता है अराउंड 25 इज़ नॉर्मल एंड अगर 30 के ऊपर है दैट इज़ ओबीज। तो अगर बॉडी अंडर डेवलप्ड है
देन ऑल्सो जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, जी तो तब भी हमारी ये सारी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटी एंड आगे चल के इनफर्टिलिटी हो सकती है। और अगर एक्सेसिव बॉडी वेट है वो भी एक इनफर्टिलिटी का सिम्टम हो सकता है। जी बिल्कुल। मैम अक्सर होता है कि आजकल जो लोग देखने को मिल रहे हैं मॉडर्न सोच के मॉडर्न लोग हैं, तो मैम वो लोग ये सोच कर चलते हैं कि शादी के बाद प्लानिंग करते हैं कि आफ्टर 4 या 5 ईयर्स फॉर बेबीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं, तो क्या उनके लिए इस चीज़ का खतरा बढ़ जाता है? हाँ, अब 4-5 ईयर्स मीन्स अगर अर्ली एज ग्रुप में शादी हो रही है, जी ठीक है, तब उस तरह की रिस्क नहीं है, फॉलिकल का रिस्क नहीं है, बाकी रिस्क नहीं है, बट कोई ना कोई कंट्रासेप्शन या कोई ना कोई उस तरह का मोड वो लोग अपना रहे होते हैं और उससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जी लेकिन अगर किसी की शादी 30 इयर्स के बाद हो रही है एंड देन वो लेट करते हैं तो तब तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी इज मोर। जी मैम फीमेल इनफर्टिलिटी जो होती है उसके लिए क्या मूल रूप से हार्मोन्स जो होते हैं सिर्फ वही जिम्मेदार होते हैं या और भी रीजंस होते हैं? नहीं, और भी कई कारण हैं। हार्मोनल लेवल का इफेक्ट ओवेरियन इनफर्टिलिटी पे पड़ता है। जी ओवरी में फॉलिकल प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं जी और जो हमारी पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट हुए तो ओवरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती अगर वो कम मात्रा में है, जी और फिर ओवरीज के हार्मोन प्रॉपरली नहीं वर्क कर पाएंगे यूट्रस के ऊपर। बट केवल हार्मोन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज अगर ट्यूब हमारी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है जी तो वो भी एक मेन कारण बनता है इनफर्टिलिटी का। एंड अगर यूट्रस में किसी तरह की कोई गांठ है, रसौली है, या यूट्रस में किसी तरह की कोई रुकावट है जैसे सेप्टम बन जाते हैं, तो वो भी एक कारण होता है। तो ओनली हार्मोनल फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। मतलब हार्मोन्स एक कारण एक हो कारण सकते हो हैं, सकता है। बाकी और भी कारण होते हैं। जी मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू बी अ पेरेंट्स आजकल लोग डॉक्टर की हेल्प लेते हैं, तो फीमेल इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसमें ऑपरेशन कितना कारगर होता है? ऑपरेशन देखिए, जैसे जो ओवेरियन रिलेटेड कॉजेज हैं तो जी। उसमें ऑपरेशन का बहुत मेजर रोल नहीं है। जी बट अगर ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, मीन्स किसी की ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो ट्यूब्स को ओपन करने के लिए सर्जरी की जाती है। जी। ट्यूबल सर्जरीज ज़रूरी हो जाती हैं ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए। या एंडोमेट्रियोसिस एक प्रॉब्लम होती है, एंडोमेट्रियोसिस में भी ट्यूब्स फंक्शन नहीं करती हैं, प्लस यूट्रस ट्यूब्स एंड ओवरी के बीच में बहुत एडेशंस बन जाते हैं, जी। तब उस स्थिति में हमें सर्जरी करनी होती है। या अगर यूट्रस में कोई सेप्टम है, यूट्रस में कोई गांठ है, रसौली है, इस लोकेशन पे है कि वो इनफर्टिलिटी का कारण है, तो उनको ऑपरेट करना पड़ता है। जी बिल्कुल। जो फीमेल इनफर्टिलिटी होती है उससे बहुत से लोग मोनोपॉज से जोड़ते हैं, तो इस कारण महिलाओं को जो और समस्या होती है उस पर ध्यान नहीं दे पाते लोग। तो जो हमारी फीमेल इनफर्टिलिटी है इसके दूरगामी प्रभाव क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं? इनफर्टिलिटी को मीनोपॉज से नहीं जोड़ा जा सकता। इनफर्टिलिटी इज अनदर थिंग एंड मीनोपॉज इज अदर फैक्टर। दूरगामी परिणाम में जैसे अगर किसी फीमेल को पीसीओडी है, जी पीसीओएस है, तो ऐसी फीमेल्स में चूँकि ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, तो ऐसी फीमेल्स में आगे चल के डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, उनका बीपी बढ़ा हो सकता है, कई बार हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स ऐसे फीमेल्स को होती हैं। प्लस आगे चल के अगर इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ओवरी का कैंसर प्लस यूट्रस के कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ये आगे डेंजरस हो सकता है। डेंजरस हो सकता है। अगर कोई भी समस्या है तो फिर उसका प्रॉपर चेकअप, टाइमली उसका चेकअप एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, मतलब आखिरी सवाल ही बोलूँगी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ ऐसी बातें जो ज़रूरी हो और हमने ना पूछी हो आपसे और हमारे दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी हो, तो फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड तो आप बताइए हम लोगों को। फीमेल इनफर्टिलिटी जैसे आज से अगर हम पहले की बात करें तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल था, जब तक कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स नहीं आई थी। क्योंकि और ऐसा नहीं है, पहले फीमेल का इलाज नहीं कराया जाता था
और बस उसको सोशल नेग्लिजेंसी का ही सामना करना पड़ता था कि इसको बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड की दूसरी शादी कर दी जाए, और फिर उन सब चीज़ों पे जाते थे, या झाड़ फूँक या दाई से ट्रीटमेंट ले लिया, उस तरह के प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं थे। लेकिन आज की डेट में अधिकतर इनफर्टिलिटी के केसेस कंसीव कर सकते हैं, अधिकतर को गर्भाधारण हो सकता है ट्रीटमेंट से। बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा होता है कि जिनमें नॉर्मल मेडिकेशन वाले ट्रीटमेंट से नहीं कंसीव कर पाते, तो उसमें फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक पे जाया जाता है। एंड ART में या तो IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से, और अगर उससे भी नहीं सफलता मिलती है तो IVF से आजकल काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो फीमेल इनफर्टिलिटी अब एक अभिशाप नहीं है जैसा कि पहले फीमेल्स के लिए था। जी, मतलब अब इलाज हो सकता है। इलाज हो सकता है, हमें बस अवेयर रहने की ज़रूरत है। अवेयर रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सोनिया सिंह से, जिन्होंने हमें फीमेल फर्टिलिटी के बारे में बताया, साथ ही कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी, इफेक्ट ऑफ इनफर्टिलिटी जैसी कई बातों पर हमारे साथ चर्चा की, और सबसे ख़ास बात ये बताई कि आज फीमेल इनफर्टिलिटी कोई अभिशाप नहीं है, इसका इलाज संभव है, बस ज़रूरत है अवेयरनेस की। हम आपको आगे भी ऐसे ही विशेषज्ञों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक।